दिसंबर 2010 अहमदाबाद का सुनसान एसजी हाईवे और ठंड की चादर में लिपटी एक रात। दिसंबर 2010 मोटरसाइकिल के पीछे बैठी लड़की थी 24 वर्षीय प्रिया पारेख। ये लड़की अहमदाबाद के एक बीपीओ में काम करती थी। उस दिन वो बहुत उदास थी क्योंकि वो उसके पिता की 5वीं डेथ एनिवर्सरी थी। उसका ऑफिस कलीग पंकज मैत्री उसे घर तक लिफ्ट दे रहा था। प्रिया को भनक तक नहीं थी कि उस हाईवे पर इतना बड़ा हादसा दस्तक देने वाला था। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वस्थां गतोऽपि या स्मरेत पुण्डरीकाक्षः ब्रह्माभयन्तरः शुचिः। ओम विश्वदस्वः मारुतः प्रश्नमात्रः विदुधे सुजगमयाः अग्निजीभ्यः मानवः सुरक्षसो विश्वेन देवाः सागमिन्नः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवहितं यदायुः नश्चक्राजरसं तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति सह पत्नीः सह कन्याः चतुर्थः वर्षः। एले बेटा। प्रिया, कम से कम आज तो ऑफिस से छुट्टी ले लेती। श्रेया भी कॉलेज जा रही है। तेरे पापा की बरसी है आज बेटा, और अकेले में मेरा दम घुटता है। ऑफ तो मैं भी लेना चाहती थी माँ, लेकिन सीनियर ने बिल्कुल मना कर दिया। हो सके तो मैं 1 आध घंटा जल्दी आ जाऊंगी आज। माँ, मैं आज कॉलेज नहीं जाने वाली। मैं पूरा दिन आपके साथ रहूंगी। अपना ख्याल रखना, हाँ, संभाल के जाना। चलो श्रेया, आज तुम्हारे पापा जिंदा होते ना तो अभी तक तो तुम्हारी दीदी की शादी हो गई होती। माँ, 4 साल से पापा की बरसी में तुम यही रट लगाई बैठ जाती हो। बेटा, दिल हल्का हो जाता है मेरा। लेकिन माँ, दिल भारी करती ही क्यों? दीदी अपने काम में बहुत खुश है। हम सब एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं। और क्यों इतनी उतावली हो रही हो दीदी को घर से भगाने के लिए? बेटा, बुरा लगता है मुझे कि शादी की उम्र में वो हम दोनों को संभाल रही है। बेटी अगर संभाले तो कौन सा माँ बाप हो गया माँ। 3-4 साल में मुझे भी नौकरी लग जाएगी, फिर हम दीदी के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढेंगे। और वैसे भी दीदी की उम्र ही क्या है। लेकिन बेटा, तेरे पापा अगर होते ना तो। माँ, पापा हम सबके अंदर जिंदा है और वो इस वक्त बोल रहे होंगे क्यों फिल्मी डायलॉग मार के बोर कर रही हो। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाए? हेलो, सॉरी सर आपको होल्ड पे रखने के लिए। क्या अपना टेलीफोन नंबर बता सकते हैं? 97। एक सेकेंड ना सर। वेरिफिकेशन के लिए क्या मैं आपकी बर्थ डेट जान सकती हूँ? या ओके। सर, मैं आपकी कोई और मदद कर सकती हूँ? हैव अ गुड डे। हाय प्रिया। हाय। क्या हुआ, तुम परेशान लग रही हो? नहीं तो। नहीं,
मुझे ऐसा लगा। सब कुछ ठीक है। एनीवे, पूछने के लिए थैंक्स। टेक केयर। प्रिया, आज तेरे डैड की डेथ एनिवर्सरी है ना यार। मैं समझ सकती हूँ तू कैसा फील कर रही है। मैं अपने डैड को बहुत मिस करती हूँ दीदी। कभी कभी लगता है वो बहुत जल्दी चले गए। कितनी सारी चीजें करनी बाकी थी, कितनी बातें अधूरी रह गई है। सब कुछ वापस आ सकता है, लेकिन माँ बाप कभी वापस नहीं आ सकते। हाँ यार, ये बात तो तेरी बिल्कुल सही है। अच्छा, अब बिल्कुल चुप हो जा। मेरी शिफ्ट ख़त्म हो गई है, मैं घर जा रही हूँ। और जैसे ही तेरी शिफ्ट ख़त्म हो मेरे घर आ जाना, साथ में चाय पियेंगे। तेरा भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। आएगी ना? ये हुई ना बात। चल घर पे मिलते हैं। बाय। मैं कम इन सर? Hey Priya, yeah, come in. हाँ, कहो। सर, मुझे आज हाफ डे चाहिए था। हाफ डे? क्यों, कोई प्रॉब्लम है? हाँ, तबीयत कुछ ख़राब है। प्रिया, आज 3 एग्जीक्यूटिव्स कैजुअल लीव पर है और 2 सिक लीव पर। आज बहुत शॉर्टेज है स्टाफ की। किसी और दिन मांगते तो सैंक्शन दे देता, लेकिन आज सीरियसली प्रॉब्लम है। एक काम करो, शाम को जल्दी चली जाना। बस अभी 6 बजे तक रुक जाओ। ओके सर। थैंक यू सो मच प्रिया। वैसे तुम्हारा ये हाफ डे मैं नोट करके रखूँगा, किसी और दिन ले लेना, ठीक है? थैंक यू। आ गई? मैं तेरे ही वेट कर रही थी। आजा। देख प्रिया, मेरी बात को गलत मत समझना, पर अब तुझे अपने डैड की डेथ को भुलाकर जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करनी चाहिए। इस तरह उदास रहकर कैसे चलेगा यार? मैं जानती हूँ निधि, मैं ट्राई करते रहती हूँ। एक दिन इस खालीपन को जरूर दूर करूँगी। इस खालीपन से उभरने का एक रास्ता बता। एक हैंडसम सेंसिटिव बॉयफ्रेंड। अरे मैं सच बोल रही हूँ, बॉयफ्रेंड हर मर्ज की दवा होता है। अपने आप में इतनी बड़ी परेशानी होता है कि हर परेशानी छोटी लगती है। तो बहुत बुरी लड़की है निधि। मैं बुरी लड़की हूँ? आप तो बहुत अच्छी लड़की हैं। अच्छा एक काम करो, ये बॉयफ्रेंड का पाप तो मत करो, शादी की आग में कूद जाओ, बर्बादी.com पे कोई बकरा फंसाओ। शादी अभी कहाँ? अभी तो श्रेया का ग्रेजुएशन कंप्लीट होना है, उसको भी कोई अच्छी खासी नौकरी मिल जाए, तब तक मैं भी कोई सेविंग्स कर लूँ। माँ का ख्याल भी रखना है ना। तुझे तो पता है ना, पापा के ऐसे अचानक चले जाने के बाद घर में इमोशनल और फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ख़राब थी। तभी थैंकफुली ये जॉब मिल गई। ये तो पता नहीं क्या होता। सब अच्छा होता और आगे भी सब अच्छा होगा। देख प्रिया, आंटी को, श्रेया को और तुझे एक फैसला तो लेना ही होगा। कौन सा फैसला? यही कि जिंदगी को डैड के चले जाने के बाद वाले नज़रिए से देखना छोड़ दोगे। बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करने से कोई फ़ायदा है क्या? हाँ,
अरे निधि 8 बज गए यार, मैं घर के लिए निकलती हूँ। माँ और श्रेया इंतज़ार कर रहे होंगे ना। रुक, मैं तुझे ड्रॉप कर देती अरे नहीं, रहने दे, मैं चली जाऊंगी। देख, तू मुझे ड्रॉप करने आएगी, फिर से मेरे को तेरे घर पे आना पड़ेगा तेरे को ड्रॉप करने के लिए। रात भर बस एक दूसरे को ड्रॉप करते रहेंगे। हूँ। अरे वो इडियट नंबर 1, सर्दी का मौसम है, सड़क सुनसान होगी और आप जैसी सुंदरी का अकेले जाना अनुचित है बालिके। कुछ भी, चली जाऊंगी मैं। अच्छा रुक, मैं पंकज को कॉल करती हूँ। पागल हो गई क्या? नहीं, पंकज को कॉल मत कर। हाँ निधि बोलो। पंकज, तुम्हारी शिफ्ट 2 घंटे में खत्म होने वाली है ना? हाँ क्यों? तो 1 घंटे का ब्रेक लेके मेरे घर आ जाओ। पर क्यों? प्रिया मेरे यहाँ है, उसे घर ड्रॉप करना है। ठीक है, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है। बाय बाय बाय। निधि का घर अहमदाबाद के थलतेज इलाके में था और प्रिया का घर गोता इलाके में। दोनों घरों के बीच ज्यादा दूरी नहीं थी, लेकिन फिर भी निधि को प्रिया की फिक्र थी, इसलिए उसने उन्हीं के ऑफिस कलीग पंकज को बुलवाया था प्रिया को घर तक छोड़ाने के लिए। इन 2 घरों के दरमियान रास्ते पर उस रात होने जा रहे हादसे के बारे में किसी को कोई अंदाजा नहीं था। प्रिया, प्रिया, प्रिया उठो प्रिया। गॉड, प्रिया। हेलो, हाँ पंकज, प्रिया को ड्रॉप कर दिया? नहीं यदि हमारा एक्सीडेंट हो गया है। क्या? कैसे? प्रिया कैसी है? मुझे लगता है ये बेहोश हो गई है। कहाँ हो तुम लोग? हम लोग हाईवे पर हैं। तुम वहीं ठहरो पंकज, मैं कुछ करती हूँ। पंकज, तुम ठीक हो ना? हाँ। प्रिया, oh my God! जल्दी अभी। प्रिया! जल्दी। प्रिया! पंकज, तुम भी अपना हाथ डॉक्टर को दिखाओ, दवाई लगवाओ, तब तक मैं श्रेया और आंटी को कॉल करती हूँ। डॉक्टर, प्रिया कैसी है? आई एम सॉरी, इन्हें हलाने से पहले इनकी डेथ हो चुकी थी। ये एक पुलिस केस है और मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। निधि, प्रिया ठीक है ना? निधि, निधि कैसी है प्रिया? कहाँ है वो? मुझे मिलना है उससे। दीदी दीदी बोलिए ना, प्रिया दीदी कहाँ है? कैसी है वो? प्रिया हमारे बीच में नहीं रही। क्या बकवास कर रही है तू? मैं नहीं मानती, मुझे मेरे प्रिया से मिलना है। कहाँ है वो? दीदी मर नहीं सकती। ये फैमिली है ऑफिसर। सर, मैं प्रिया को ड्रॉप कर रहा था, पता नहीं कैसे उसका दुपट्टा मेरे बाइक की व्हील में फंस गया। मुझे झटका फील हुआ और मैं कंट्रोल खो बैठा। बाइक कहाँ है तुम्हारी? वहीं हाईवे पर, जहाँ से हमें एम्बुलेंस ने पिक किया था। एम्बुलेंस कैसे पहुंची वहाँ? मैंने निधि को फ़ोन किया था, वो लेकर आई एम्बुलेंस। संघवी, यस सर। तुम इनके साथ एक्सीडेंट स्पॉट पर पहुंचो।
मैं तब तक डॉक्टर से बात करता हूँ। ओके सर, चलो। लड़की पिछली सीट पर बैठी थी। हाँ, हम थलतेज से आ रहे थे। बाइक की स्पीड क्या थी? 90 की। ट्रैफिक नहीं था इसलिए। पूरे एक्सीडेंट साइट का नक्शा बनाओ और इस बाइक को हिरासत में ले लो चेकिंग के लिए, और इस दुपट्टे को भी। हाँ, वो लड़का बता रहा था कि लड़की के गले का दुपट्टा बाइक के पिछले व्हील में फंस गया था। गले में निशान तो हैं। किस तरह की इंजरीज? खरोंच हैं। कोई फ्रैक्चर? नो फ्रैक्चर्स। डॉक्टर, ये आपको थोड़ा अजीब नहीं लगा? हाँ, मुझे अनयूजुअल लगा, तभी मैंने ये बात फैमिली के सामने नहीं उठाई। बाइक पलट गई, लड़की के गले का दुपट्टा बाइक के पिछले व्हील में फंस गया, जिसकी वजह से लड़की की मौत तो हो गई, लेकिन उसकी कोई भी हड्डी नहीं टूटी। लड़के के हाथ में भी एक मामूली सी चोट है और पैरों पे कुछ खरोंचों के निशान, बस। एक और चौंकाने वाली बात है इंस्पेक्टर। वो क्या डॉक्टर? लड़की के हाथ में जो निशान है, ये बाइक के गिरने के निशान नहीं है, ये नाखून के हैं। मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है डॉक्टर। मुझे भी, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है। बाइक की व्हील में अगर लड़की का दुपट्टा फंसता है तो गले की हड्डी टूटनी चाहिए थी, लेकिन गले की हड्डी तो सही सलामत है। सर, आज प्रिया के फादर की डेथ एनिवर्सरी थी। वो काफ़ी डिस्टर्ब थी, इसलिए मैंने उसे अपने घर चाय पे बुलाया था। आप थलतेज में रहती हैं? जी। और प्रिया? गोता में। आपने अपने कलीग पंकज को कब बुलाया था कि वो आपके घर से प्रिया को उसके घर ड्रॉप कर दे? सर, 8 बजे। और वो आपके घर से कब निकले? लगभग 8:30 बजे। पंकज का ये कहने के लिए आपको कब कॉल आया था कि उसका एक्सीडेंट हुआ? 10 से 10:30 के बीच में। देखिए माँ जी, मैं आपका दुख अच्छी तरह से समझ सकता हूँ, पर हम डिटेल्ड पोस्टमार्टम के बाद ही बॉडी को रिलीज कर पाएंगे। क्यों? बस हमें ये पक्का करना है कि एक एक्सीडेंट ही है और कुछ नहीं। इंस्पेक्टर, क्या मतलब है आपका? ये एक्सीडेंट नहीं है। केस तो एक्सीडेंट का ही रजिस्टर हुआ है, पर क्या है कि कुछ कड़ियाँ ठीक से मिल नहीं रही है। ख्याल रखना इनका। देखिए सर, ये मेरी ही गलती है कि मैं 90 की स्पीड पर जा रहा था। ये क्या एक्सीडेंट मेरे ही कारण हुआ सर, और मुझे इस बात का बहुत दुख है सर। पंकज, मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ, पर क्या है कि केस मुझे थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। अटपटा मतलब अजीब। निधि के घर प्रिया को लेने तुम पहुंचे 8:25 को। जी। राइट। और वहां से निकले 8:30 बजे। और निधि को प्रिया के एक्सीडेंट की खबर दी तुमने 10:15 बजे। नहीं निधि, हमारा एक्सीडेंट हो गया। क्या? कैसे? प्रिया कैसी है? सर, मुझे टाइम कुछ ठीक से याद नहीं है सर। होता है पंकज, होता है। शौक में अक्सर ऐसा होता है, कोई टाइम वाइम को याद नहीं रखता, लेकिन हमारा काम है सही टाइम का पता लगाना। तो तुमने निधि को 10:15 बजे ही फोन किया। सर, पर इसमें इतना अजीब क्या है सर? पंकज, निधि रहती है थलतेज में और प्रिया रहती थी गोता में। अगर पैदल चल के जाओ तो दोनों के घर का रास्ता है मुश्किल से 35 मिनट का, और अगर बाइक से जाओ 90 की स्पीड में, ट्रैफिक हो 0, तो मुश्किल से 10 मिनट। लेकिन तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ 1 घंटा 35 मिनट के बाद। तुम्हें नहीं लगता ये अजीब है? दूसरी बात, थलतेज से गोता जाने का सबसे आसान रास्ता है वाया सुभाष चौक, लेकिन तुमने हाईवे लिया। जान सकता हूं क्यों? सर, वो प्रिया ने कहा था चलने के लिए हाईवे से। उसने कहा था कि उसको किसी दोस्त से मिलना है। पंकज, हाईवे से लेना। हाँ, मेरा एक दोस्त वेट कर रहा है वहाँ पे, उससे मिलना था। या श्योर। कौन था ये दोस्त? पता नहीं, उसने हमारा इंट्रो ही नहीं कराया। उसने हेलमेट पहना हुआ था। तो जाहिर सी बात है तुम उसका चेहरा नहीं देख पाए होगे। जी सर। पंकज, जैसा कि तुम बता रहे हो, इतनी देर रात उसके गले मिलना, इतने लंबे समय तक उससे बातचीत करते रहना, तो काफी गहरा रिश्ता होगा दोनों के बीच। मुझे वो उसका बॉयफ्रेंड लग रहा था सर। प्रिया इतनी देर तक उससे बात करती रही, तुम उसका इंतजार करते रहे, फिर भी उसने अपने बॉयफ्रेंड को नहीं बोला घर ड्रॉप करने के लिए, तुम्हारी बाइक पर आकर बैठ गई। ये तुम्हें अजीब नहीं लगा? सर, ये बात तो मुझे भी अजीब लगी सर। पता नहीं सर उसने ऐसा क्यों किया। कोई बात नहीं, हम उस फ्रेंड को ढूंढ निकालेंगे, पूछेंगे उससे ऐसा क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ। ओके सर, मैं जाऊं?
पंकज, शहर में ही रहना, हमारी फिर मुलाकात होगी। जी सर। मैं नहीं चाहती थी साहब कि मेरी मेडिकल ऑफिस जाए। उसके पापा की चौथी बरसी थी। अब तो हमें बाप और बेटी की बरसी एक ही साथ मनानी पड़ेगी साहब, एक ही साथ मनानी पड़ेगी। दीदी तो ऑफिस जाना भी नहीं चाह रही थी, लेकिन उन्हें जाना ही पड़ा। श्रेया, पंकज का कहना है कि तुम्हारी दीदी एक्सीडेंट से पहले अपने किसी दोस्त से मिली थी हाईवे पर। सर, दीदी किसी से ज़्यादा दोस्ती वोस्ती नहीं रखती थी, लेकिन हाँ, निधि दीदी के साथ उनकी ज़्यादा जमती थी। पंकज का यह भी कहना है श्रेया कि जिस दोस्त से वो हाईवे पर मिली थी, वो दोस्त उसका बॉयफ्रेंड था। मुझे ये बात नामुमकिन लगती है सर। दीदी की लाइफ खुली किताब थी, और अगर बॉयफ्रेंड होता तो माँ और मुझे पहले पता होता। नहीं सर, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर प्रिया का कोई मेल फ्रेंड होता जो इतनी रात में उससे हाईवे पर मिलने आता तो मुझे ज़रूर पता होता। ये पंकज किस किस्म का इंसान है? सर, पंकज, मैं और प्रिया तो 3 साल से एक ही टीम में काम कर रहे हैं। प्रिया और पंकज के बीच में कोई अनबन? नहीं। कोई प्यार मोहब्बत? बिल्कुल भी नहीं। सर, दीदी हम दोनों के साथ सारी बातें शेयर करती थी। बॉयफ्रेंड होने का तो सवाल ही नहीं होता। मेरे पति के गुजर जाने के बाद इस घर का सारा खर्चा उसी ने उठा रखा था। ऊपर से इसकी पढ़ाई का खर्चा भी वही संभालती थी साहब। मेरी बेटी अब नहीं रही साहब। सर, कुछ गड़बड़ है क्या? उस दिन भी आप कह रहे थे कि शायद ये एक्सीडेंट ना हो। देखिए, लगता तो एक्सीडेंट ही है, लेकिन मौजूदा सबूत ये कह रहे हैं कि ये एक्सीडेंट किसी प्लान के तहत हुआ है, या शायद कुछ ऐसा हुआ है जिसे एक्सीडेंट की शक्ल दी जा रही है। काफ़ी मेहनती लड़की थी प्रिया, कभी भी अपने काम में कोई कमी नहीं आने देती थी। ये हम जानते हैं, हम बस प्रिया की पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। उसके और टीम मेंबर पंकज के बीच क्या कोई अफेयर था? डाउटफुल है इंस्पेक्टर साहब। वैसे ज़्यादा बड़ा ऑफिस नहीं है, बातें बहुत जल्दी फैलती हैं। ऐसा कभी कुछ सुना नहीं मैंने। वैसे बात क्या ऑफिसर, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये एक्सीडेंट नहीं है? ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि प्लान्ड एक्सीडेंट था। कहीं आपका इशारा मर्डर की तरफ तो नहीं है? हो भी सकता है। जो भी हो, इतना पक्का है कि पंकज झूठ बोल रहा है। जी सर। हमें लगता है तुम्हारा जो एक्सीडेंट हुआ वो कोई एक्सीडेंट था ही नहीं। मुझे नहीं पता आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो एक्सीडेंट था, बहुत बुरा एक्सीडेंट। मैं ये जानता हूं कि तेरे और प्रिया के बीच कुछ था, और ये भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। सर आपका चुपचाप खड़े रहे। जब भी बुलवाऊं सच बोलना। अगर शहर छोड़ने की कोशिश की या कोई चालाकी की तो गले में पट्टा डालकर मोटरसाइकिल से घसीटते हुए ले जाऊंगा, समझा? जब भी बुलवाऊं चुपचाप आ जाना। जी सर। पहले तुम्हारे पापा हमें छोड़कर चले गए, फिर तुम्हारी प्रिया दीदी। पता नहीं श्रेया हमारा क्या होने वाला है बेटा। माँ, तुम फिक्र मत करो, मैं जिंदगी भर तुम्हारी देखभाल करूंगी। मैं इसीलिए उसे ऑफिस जाने से रोकना चाह रही थी। पता नहीं, मुझे बड़ी बेचैनी सी हो रही थी। ना वो ऑफिस जाती, ना निधि के घर जाती, और ना हमारे बच्चे हमें छोड़कर जाती। मेरी प्रिया, मेरी बच्ची में। सर, इस निधि का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं लगता है। इसे वाकई पता नहीं कि पंकज और प्रिया के बीच में कुछ था। संघवी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस पंकज ने ही प्रिया का कत्ल किया है, फिर उसे एक्सीडेंट का रूप दिया है। अब सवाल यह है कि पंकज ने प्रिया का कत्ल क्यों किया?
रात के 10 बजते ये हाईवे एकदम सुनसान हो जाता है। और इतनी ठंड में शाम 8:30 बजने के बाद ट्रैफिक बहुत धीमा हो जाता है यहाँ। संघवी, मेरे हिसाब से प्रिया को हाईवे से लाने से पहले ही मार दिया गया था। सर, दूसरी डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक हम कोई ठोस कदम उठा भी तो नहीं सकते हैं। प्रिया की गर्दन पर गला घोटे जाने के निशान थे और ये निशान दुपट्टे से ही हुए थे। लेकिन इस बात पर गहरा शक किया जा रहा था कि प्रिया का गला एक्सीडेंट में दब गया था या फिर जानबूझकर दबाया गया था। प्रिया के बदन के सबूत बार बार दस्तक दे रहे थे कि ये मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई थी, बल्कि ये एक हत्या थी। जब दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तब पुलिस का शक यकीन में बदल गया। हमने दोबारा से पूरा पोस्टमार्टम किया है। क्या फाइंडिंग है डॉक्टर? हॉस्पिटल की पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार प्रिया की मौत डेड ऑन अराइवल घोषित किया गया है। आई एम सॉरी, इन्हें हलाने से पहले इनकी डेथ हो चुकी थी। यही कोई 11:10 पर। लेकिन बॉडी के एनालिसिस के बाद हम कह सकते हैं कि इनकी मौत 9:30 से 9:50 के बीच में हुई थी। पंकज ने निधि को 10:15 बजे फोन किया एक्सीडेंट के बारे में बताने के लिए, यानी मौत के 25 मिनट बाद। मतलब आपका शक सही है, मौत हाईवे पहुंचने से पहले ही हुई होगी। एक बात और इंस्पेक्टर, प्रिया की मौत से चंद मिनट पहले इसके साथ रेप किया गया है। ताज़ा घाव है, सीमेन सैंपल से, फोर्स एंट्री है। चल चल, क्या हो रहा है सब? बताते हैं, चलो पुलिस स्टेशन। क्या कर रहे हैं? क्या हो रहा है? चल। प्रिया की मौत दुपट्टे से हुई जरूर है, पर उसका दुपट्टा मोटरसाइकिल के किसी व्हील में नहीं फंसा, बल्कि दुपट्टे से उसका गला घोटा गया है। गला घोटने से पहले उसके साथ बलात्कार भी किया गया है। देख, अभी वक्त है तेरे पास, सब कुछ सच सच बता दे, वरना तेरे हलक में हाथ डालकर फिर सच निकलवाऊंगा तुझसे। एक्सीडेंट हुआ था, ये दुपट्टे से गला घोटना, ये रेप, मुझे नहीं मालूम क्या कह रहे हैं आप। एक चांस दिया था मैंने तुझे। संघवी, यस सर। लॉकअप में डालो इसको, और ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि हमने इसे टच भी किया है। पूरा एक्सीडेंट केस लगना चाहिए। उसके बाद हाईवे पर कोई साफ सुथरी जगह देखकर इसकी बॉडी को वहां फेंकवा दो। सर नहीं सर। और हाँ, मार डालने से पहले रिलीज फॉर्म पे इसके साइन जरूर ले लेना, ताकि दुनिया को लगे कि लॉकअप से निकला, हाईवे पर गया और किसी गाड़ी ने इसको उड़ा दिया। यस सर, ले चलो सर। क्या कर रहे हैं आप? मैंने कुछ तो किया सर, मैं बताता हूँ। आखिरकार प्रिया की मौत का राज खुल गया। प्रिया का कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं था, बल्कि उसका मर्डर हुआ था, कोल्ड ब्लडेड मर्डर। उससे प्यार करता था। प्यार करने वाले इज्जत और जान बचाते हैं। तूने तो दोनों ही लूट ली उस बेचारी की। उसने मेरे प्यार को ठुकराया था। प्रिया, हाय प्रिया। हाय। क्या हम 2 मिनट बात कर सकते हैं? हाँ बोलो, क्या बात है? प्रिया, क्या हम साथ में कॉफ़ी के लिए जा सकते हैं कहीं पर? नहीं थैंक्स यार, घर पहुंचना है। अब प्रिया, हम लगभग 3 साल से साथ में काम कर रहे हैं। हाँ पता है पंकज। अब पता है, जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे तब से मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है प्रिया। फीलिंग्स? कैसी फीलिंग्स? प्यार वाली फीलिंग्स, रोमांटिक फीलिंग्स। आई लव यू प्रिया, आई लव यू। सॉरी पंकज, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है। दरअसल मेरे दिल में किसी भी लड़के के लिए ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है। हम एक ऑफिस में काम करते हैं, अच्छे कलीग्स हैं, बस। जल्दबाजी में फैसला मत लो, थोड़ा वक्त ले लो, कुछ तो फीलिंग्स हो सकती है ना मेरे लिए। पंकज, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें तुम्हारी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी थी, जो तुमने कर ली है, और मेरा जवाब भी सुन लिया है, जो आगे भी ना ही रहेगा। मुझे मालूम था कि उसकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भारी हैं, वो प्यार कमिट नहीं कर सकती थी। लेकिन मैं भी क्या करता, मैं जितनी बार उसे देखता मेरा प्यार बढ़ता ही जाता था।
वो इतनी खूबसूरत थी, वो कुछ भी पहन कर आती, मेरी आंखें उस पर से हटती ही नहीं थी। मैं काम पर भी फोकस नहीं कर पा रहा था। मैंने हमेशा उसके बहुत करीब जाने की कोशिश की, लेकिन वो कभी मुमकिन ही नहीं हुआ। फिर उस रात जब निधि ने मुझे फोन किया कि प्रिया को ड्रॉप करना है, मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं इतना खुश जिंदगी में नहीं हुआ था। उस ठंड में उसने मुझे कस कर पकड़ा था। मैं इतने दिनों से उसके करीब होने के सपने देखता रहा, और ये रहे, वो मेरी ही बाइक पर मुझसे लिपटी हुई थी। पंकज, मेरा घर तो उस तरफ है, गोता में। हाँ हाँ जानता हूँ, बस 1 मिनट। यहाँ मेरे एक फ्रेंड से पार्सल लेना है, वहाँ से बाइक घुमाकर तुम्हारे घर चलेंगे। तो पंकज मैत्री, तूने जो हमें बताया कि प्रिया का कोई दोस्त हेलमेट पहने हुए उसका इंतजार कर रहा था, वो झूठ था। और तूने प्रिया को जो कहा कि तेरा कोई दोस्त इंतजार कर रहा है, वो भी झूठ था। पंकज, तो मेरे दिमाग में कुछ हुआ, जैसे कि कोई तार टूट गई हो। मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। अबे तो फिर उसे जान से क्यों मार डाला? हाँ, प्रिया, आई एम सॉरी प्रिया, मैं रोक नहीं पाया प्रिया। मैं कंट्रोल नहीं कर पाया प्रिया। प्रिया मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। क्या कर रही हो प्रिया? आई लव यू प्रिया। अगर तुम्हें लगता है कि मैं चुप बैठूंगी तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं चुप नहीं रहने वाली। मैं अभी के अभी पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने वाली हूँ। तुम्हें फांसी पे चढ़ाऊंगी मैं। हमारी शादी हो जाएगी प्रिया, हमारे बच्चे होंगे, हम किसी को नहीं बताएंगे प्रिया। मेरा नाम भी मत लेना अपनी जुबान पे। तुम नीच हो, कीड़े हो तुम। ना मत दो तुम। ऐसा मत, तुम ना मर दो। ऐसा मत कहो प्रिया, ऐसा मत कहो। मैं अभी के अभी पुलिस स्टेशन जा। नहीं प्रिया, मैं तुम्हें फांसी पे चढ़ाऊंगी। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने वाली हूँ मैं। कहीं नहीं जा रही तुम, कहीं नहीं जा रही। प्रिया ने सच कहा था तुझसे कि तू डरपोक है, नामर्द है। तूने एक ऐसी लड़की की आबरू लूटी है, उसे जान से मार डाला है जो अपने परिवार का सहारा थी। वो सारे फर्ज निभा रही थी जो समाज एक बेटे से अपेक्षा करता है। अरे उसमें था असली पुरुषार्थ। तू तो सच में नामर्द है। हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे तेरे खिलाफ तगड़ा केस बनाने के लिए। फांसी पर लटके हुए देखना चाहते हैं तुझे। ऐसी सजा हो कि देश भर में कोई भी किसी लड़की के साथ ऐसा करने की सोच तक ना सके। ले जाओ इसे। सिर्फ एक विकृत दिमाग ही ये सोच सकता है कि किसी औरत के बदन पर काबू पा लेने से वो उसके दिल को भी जीत सकता है। रेप ये कायरों का हथियार है। दरअसल रेप करने वाला हर आदमी मानसिक रूप से नपुंसक है। रेप एक ऐसी घिनौनी हरकत है जिसके लिए जितनी कड़ी सजा सुनाई जाए वो कम है। पिछले साल 2011 में देश भर से लगभग 25,000 रेप के केसेस पुलिस के पास रिपोर्ट हुए, लेकिन गैर सरकारी सूत्रों के अनुसार रेप के आंकड़े इससे बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि ज्यादातर रेप केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते। शहरी जीवन में औरतें और मर्द ऑफिस में कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। ऐसे माहौल में कौन से पुरुष कर्मचारी के दिमाग में क्या पनप रहा है, इसका अनुमान लगाना आसान नहीं है। पर जरूरी यह है कि हर महिला कर्मचारी हमेशा सतर्क रहे। आए दिन होने वाले आई एम इंटरेस्टेड इन यू
या फिर आई लव यू को लाइटली ना लें, क्योंकि ये सब दस्तक है कि आगे जाकर खतरा हो सकता है। हमारे समाज में पुरुषों की परवरिश में सेंसिटिविटी की जरूरत है। उन्हें औरतों के प्रति सही तरह से बर्ताव करना सिखाया जाना चाहिए। प्यार में रिजेक्शन सहने की क्षमता डेवलप ही नहीं होती। इसकी वजह से अक्सर वासना को प्यार समझा जाता है और विकृति को मर्दानगी। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है आप सभी का नारनौंद कुश्ती प्रतियोगिता में स्वागत है। आज हमारे दूसरे सेमीफाइनल में नारनौंद के ओम प्रकाश लाल भिड़ेंगे लाडवा के अनिल कुमार से। मने हराने के लिए तने 7 जन्म भी कम पड़ जाएंगे। इस पूरे हिसार में ऐसा कोई ना जो मैंने टक्कर दे सके। हर खेल स्पर्धा में किसी की हार तो किसी की जीत होनी ही होनी है। जरूरत है कि हर खिलाड़ी हार को स्पोर्टिंग अंदाज में ले, पर दुर्भाग्यवश कुछ खिलाड़ी हारने को बेइज्जत होने के बराबर समझते हैं। ऊपर से मीडिया की कठोर प्रतिक्रियाएं, समर्थकों के तीखे ताने, ये सभी आग में घी का काम कर जाते हैं और दस्तक देती है बदले की भावना। अब बदले की खामोश आग किस हद तक सुलग सकती है, ये जानना, ये समझना आसान नहीं होता। अक्टूबर 2011, गांव थुराना, जिला हिसार, हरियाणा। अरे बापू, मैं तने आगे क्रॉसिंग तक छोड़ दूंगा। ना बेटा ना, पैदल ही चला जाऊंगा तो जल्दी मरूंगा नहीं, उल्टे सेहत बन जाएगी। जो भी कसरत करनी है ना 12 बजे के पहले करना जय के बापू, नहीं तो पंचायत लगा के बैठ जाओगे और फिर घड़ी की सुई कहाँ निकल जाएगी आपको पता भी ना चलेगा। अरे तू ज्यादा ड्रामा ना कर जय की अम्मा, जब दिल करेगा आ जाऊंगा। अरे जय बेटा, तन्ने याद है ना 25 तारीख को स्कूल से छुट्टी लेनी है। मैं प्रिंसिपल को बोल चुका हूँ 25 को छुट्टी मिल जाएगी। हाँ। उससे कुछ नहीं होने का, यो तेरी माँ है, 24 तारीख की रात तक तेरे से बार बार यो ही पूछती रहेगी, यो ही कहती रहेगी। अच्छा 1 मिनट, आप लोग अपने बातों की कुश्ती जारी रखो, मैं चला मेरी टीचरी करने। संभाल के जाना। हाँ। देखा क्या बोल के गया वो। चाहिए। मास्टर घर से निकल चुका है।
जनाब, ये कोई जय कुमार है, थुराना का रहने वाला, स्कूल में मास्टरी करता था। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा। सुबह जब घर से निकला, अच्छा भला था मेरा बेटा। किसी से कोई दुश्मनी? एक स्कूल के मास्टर से किसकी दुश्मनी हो सकती है साहब? स्कूल में कोई बैर, कोई झगड़ा? नहीं इंस्पेक्टर साहब, बिल्कुल नहीं। मेरे बेटे से भला लड़का इस पूरे इलाके में कोई नहीं होगा। बड़ा शरीफ था वो, सबसे दोस्ती, किसी से दुश्मनी नहीं, कुछ भी नहीं। हीरा था वो हीरा था मेरा बेटा। चार गोलियां दाग दी गई पॉइंट ब्लैंक रेंज से, 2 सीने में, एक पेट में और एक लिंग पर। मौत शायद पहली गोली के बाद ही हो गई थी। इतने करीब से 4 गोलियां, बड़ी गहरी नफरत होगी। किसी को एक स्कूल मास्टर पर इतना गुस्सा कैसे हो सकता है? मास्टरी इसका पेशा था सैनी। ये मत भूलो कि ये एक जवान मर्द था, किसी का बेटा, किसी का दोस्त, शायद किसी का प्रेमी, और पक्का किसी का दुश्मन। जय कुमार यहाँ टेम्पररी पोजीशन पे था, मुश्किल से 1 साल भी नहीं हुआ था। कभी किसी के साथ कोई झगड़ा? जी नहीं, कम से कम मैंने तो कभी सुना या देखा नहीं। अच्छा, आपके स्कूल में ऐसा कोई है जो उसे करीब से जानता था, जो रोशनी डाल सके कि जय कुमार का कत्ल इतनी बेरहमी से क्यों हुआ? मैंने अभी आपसे कहा ना कि जय कुमार बिल्कुल नया था यहाँ पर। ये जय कुमार रोज इसी रास्ते से स्कूल आता जाता था? जी जनाब, जय कुमार के बापू ने यही रास्ता बताया। बड़ी सुनसान पगडंडी है, लेकिन कत्ल करने के लिए खुला मैदान। कातिल जानते थे बंदे को ढेर कहाँ करना है। पूरी मूवमेंट स्टडी की होगी जय कुमार की। शायद बीच रास्ते में इंतजार किया होगा, फिर पीछा किया और यहाँ दबोच लिया। थुराना जय कुमार का गांव मुश्किल से 2 किलोमीटर दूर है यहाँ से। हमारे सवालों के जवाब भी थुराना में मिलेंगे सैनी। रामपाल जनाब, इसके गांव में चुपचाप पता लगाओ इसके यार दोस्तों से, कौन इसके खून का प्यासा था और क्यों। जनाब, छोरे को आग उसके बड़े भाई हरि कुमार ने दी और हरि कुमार नोएडा में रहता है। दोस्तों से कुछ पता चला? एक किसना है और एक मनीष। गांव वाले बताते हैं कि ये दोनों जय कुमार के लंगोटिया यार थे, लेकिन शमशान में दिखाई नहीं दिए। और सुना है जब से goली चली है दोनों गायब है। जय कुमार के बापू तो हैरान थे कि दोनों ना तो कंधा देने आए और ना आग। इन्हीं से हमारा खाता खुलेगा रामपाल। दोनों रहते कहाँ? कृष्णा आपका लड़का? जी साहब। बुलाइए जरा। कहाँ से बुलाऊं? जब से वो बेचारा जय कुमार ढेर हुआ है, हमारा कृष्णा भी कहीं चला गया है। कहाँ चला गया? अरे मने पता होता तो बता ना देती। अकेला गया? ना, कल सुबह उसका दोस्त मनीष आया था जय कुमार की खबर लेके। कृष्णा, हे कृष्णा, कृष्णा, अपने जय कुमार पर फायर हो गया, खत्म हो गया वो। क्या बोल रहा है तू? क्या हुआ? ताई जी, अपने जय को किसी ने मार डाला। किसने मार डाला उसे? मैं क्या मारा? उन्होंने मारा। अरे कृष्ण बेटा सुन तो। अरे फिक्र ना कर अम्मा, मैं भी गया और भी आया। बहुत डरे हुए थे दोनों, पता नहीं क्या बात है। कृष्णा का मोबाइल नंबर दीजिए। ए जी सुनते हो, कृष्णा का फोन नंबर क्या है? जनाब,
कृष्णा और मनीष दोनों के नंबर स्विच ऑफ है। कृष्णा की माँ बता रही थी कि वो दोनों बहुत डरे हुए थे, शायद जय कुमार के कातिलों से कोई खतरा था उन्हें। अंडरग्राउंड होंगे सर, छुपे होंगे किसी बिल में। बेकार है, कब तक छुपेंगे? उन दोनों को ढूंढकर निकालना होगा सैनी। वो तब तक खतरे से बाहर नहीं है जब तक हम उनके दुश्मनों को पकड़कर अंदर नहीं कर देते। मने हराने के लिए तने 7 जन्म भी कम पड़ जाएंगे। ओम भैया, आप बोलो तो आपके लिए भी एक ड्रिंक बनवाऊं। ओम मास्टर की खुशी में। मैं दूध पीता हूं या तो फिर खून। मास्टर का चख लिया, पर उन 2 पिल्लों का खून पीना अभी बाकी है। बड़ा तेवर दिखा रहे थे ना वो कमीने। ओम प्रकाश, ये जो दूसरे 2 लौंडे हैं, इनका खून महंगा पड़ेगा तुझे। मास्टर का तो काम तमाम हो गया 1 दिन में, लेकिन अब 2 दिन से मुझे खाली बिठा रखा है। उस्मान यार, वो दोनों लौंडे छुपे बैठे हैं, तो क्या कर सकते हैं? अरे मेरे टाइम की भरपाई तो कर सकते हैं। बंसी, भेज दे गाड़ी और दे दे उस्मान को पैसे। जब तक उस कृष्णा और मनीष को फड़फड़ा कर मरता हुआ न देख लूं, मेरे कलेजे को ठंडक नहीं पहुंचने वाली। कुछ खिलाड़ी हारने को बेइज्जत होने के बराबर समझते हैं और फिर दस्तक देती है बदले की भावना। इंतकाम की चाह अब सिर्फ खेल के मैदान तक ही सीमित नहीं रह जाती। हारा हुआ खिलाड़ी अब जीतने वाले को अपना निजी दुश्मन समझ बैठता है। लेकिन इस केस में यह सवाल उठ रहा था कि जीतने वाले पहलवान ओम प्रकाश को स्कूल टीचर जय कुमार से ऐसी भी क्या दुश्मनी थी? जनाब, कृष्णा और मनीष अभी तक पकड़ में नहीं आए। जल्दी ढूंढो सैनी, अगर उनके दुश्मनों के पकड़ में आ गए तो बहुत देर हो जाएगी। एक काम की खबर मिली है। क्या है? ये मास्टर जय कुमार जो था, इसे पहलवानी का बड़ा शौक था। अजीब लगा कि एक स्कूल का मास्टर कसरत और कुश्ती पसंद करता है। शायद इसका अपने केस से कोई ताल्लुक हो जनाब। इंस्पेक्टर साहब, कुश्ती हमारे लिए पवित्र है, सदियों से चली आ रही है। हमारे नारनौद गांव में सालाना दंगल में शामिल होने के लिए हिसार जिले के 21 गांव के पहलवान शामिल होते हैं। सर जी, कभी आप भी आकर देखिए, बड़े कांटे की टक्कर होती है। अरे साहब, पिछले साल तो सभी लोग चौंक गए। नया नया छोरा थुराना गांव का जय कुमार विजेता को मार गया। किसी को यकीन ही नहीं हुआ। क्यों? सर, वो जय कुमार कोई पहलवान तो था नहीं, बस शौकिया तौर पर 2 हाथ आजमाता था। पेशे से वो स्कूल मास्टर था और पहली बार उतरा था और उतार दी इज्जत उस ओम प्रकाश की। कौन ओम प्रकाश लाल? ओम प्रकाश लाल पिछले 3 सालों से जीतता आ रहा था। पहलवानों में पहलवान है, लेकिन जब जय कुमार ने उसे चित कर दिया तो इतना सा मुंह हो गया था ओम प्रकाश लाल का। मने हराने के लिए तने 7 जन्म भी कम पड़ जाएंगे। इस पूरे हिसार में ऐसा कोई ना जो मैंने टक्कर दे सके। पिछले 7 दिनों में एक से एक कुश्तियां देखी है हमने। ऐसे ऐसे दांवपेच जो पहले कभी नहीं देखे गए थे। और आज है फैसले का दिन और फाइनल में पहुंचे हैं नारनौद की शान ओम प्रकाश लाल। पिछले 3 साल से विजेता का खिताब जीतने वाले ओम प्रकाश लाल का सामना करेंगे थुराना के जय कुमार। पेशे से स्कूल मास्टर है और ये उनकी पहली दंगल है, इसलिए दोनों के लिए जोरदार तालियां। क्या ओम प्रकाश लाल चौथी बार विजेता का खिताब जीतने जा रहे हैं? स्कूल मास्टर जय कुमार उनके सामने एक भी राउंड टिक पाएंगे या नहीं? पिछले 3 सालों
लेकिन लगता है इनका तो कोई चांस ही नहीं है। दो, तीन, चार, पांच। क्या गुरुजी गिनती भूल गए क्या? 6, 7, 8, 9। नारनौन सालाना दंगल के अखाड़े में आज इतिहास रचा गया है। 3 साल के विजेता ओम प्रकाश लाल को थुराना गांव के स्कूल मास्टर जय कुमार ने चित कर दिया। तो ये ओम प्रकाश लाल नारनौत का पहलवान है। जी साहब जी, बच्चा बच्चा जानता है उसे। ये ओम प्रकाश लाल जय कुमार से 2010 की दंगल में हारा था। ठीक 1 साल बाद अक्टूबर 2011 में जय कुमार मारा गया। सर, प्लानिंग पूरे 1 साल चली होगी। सैनी जी जनाब। नारनौत में हमारे सारे खबरियों को इतला कर दो। अपनी आंखें कान खुली रखो, लेकिन मुंह बंद रखना। इस पहलवान के सर पे खून सवार है, इसे तो चुपचाप ही धरना होगा, वरना बहुत खून बहेगा। कब तक जंगली की तरह भागते रहेंगे यार? पता नहीं यार मुझे भी बहुत डर लग रहा है। और सुनने में तो आया है कि ओम प्रकाश लाल ने अपने दोस्त गुरुदेव और बंसी की मदद से कानपुर से किसी को बुलवाया है। मतलब पेशेवर हत्यारा जिसने अपने जय भाई को मार डाला। और अब वो हमें ढूंढ रहे हैं। देख लेना वो हमें ढूंढ लेंगे और उसके बाद दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। कभी सोचा भी ना था ये साला ओम प्रकाश दुश्मनी इस हद तक ले जाएगा। यार मन ने तो लगा था कि नारनौत पुलिस चौकी में मामला सेटल हो गया था। अबे बड़ा मजा आया था उन सालों को हरा के। उस दिन मजा आया था। क्यों बे मास्टर के बच्चे, अपने आप को बड़ा 30 मार का समझ रहा था। एक बार हराकर बहुत उछल रहा था, नाक सिकोड़ रहा था। अखाड़े की बात को अखाड़े तक ही रहने दे भाई ओम प्रकाश। अभी रास्ता छोड़, हमको जान दे। ले छोड़ दिया रास्ता, निकल जाए यहाँ से। है पिछवाड़े में दम तो निकल जाए यहाँ से। ओए मनीष, किसना और क्या कह रहे थे पहलवान साहब कि पूरे हिसार जिले में कोई माई का लाल नहीं पैदा हुआ है जो ओम प्रकाश लाल को हरा सके। हाँ, हमने तो धूल चटा दी थी। देखो ओम प्रकाश, कुश्ती में हार गए इसका ये मतलब नहीं कि इस तरह गुंडागर्दी करोगे।
अखाड़े का गुस्सा अखाड़े में निकालो, सड़कों पर नहीं। थानेदार साहब, मैंने कुछ न करा, झूठ बोल रहा है। सारा का सारा किया था इस मास्टर का है। जी ओम प्रकाश झूठ बोल रहा है साहब, इसने झगड़ा शुरू किया था। झगड़ा शुरू बोल रहा है। तू झगड़ा शुरू किया था सड़क पे। चुप करो ओम प्रकाश। वहां खड़े सभी लोगों ने देखा कि तुमने किस तरह जय कुमार और उसके दोस्तों को नारनौल छोड़ने से रोका। चलो माफी मांगो जय कुमार से। क्या? माफी मांगो, नहीं तो मुझे तुम्हारे खिलाफ चार्जशीट बनाना पड़ेगा। माफ कर दे। ठीक है, माफ किया। सुन लो तुम दोनों, खेल कूद में हारने का ये मतलब नहीं कि जिंदगी में हार गए। कुश्ती में हारने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अखाड़ा अखाड़ा होता है, उसकी इज्जत करना सीखो, उसे रणभूमि मत बनाओ। सड़कों पर दुश्मनी निकालोगे तो सब कुछ हार जाओगे। दुश्मनी में कोई नहीं जीतता, समझे? चलो निकलो यहां से। जनाब, उस ओम प्रकाश का सेल नंबर मिल गया। उसके चमचे गुरुदेव और बंसी के नंबर भी हाथ में आ गए। तीनों के मोबाइल फोन ऑफ ही होंगे। जी सर, लेकिन ये रिकॉर्ड देखिए। जिस दिन जय कुमार का कत्ल हुआ उस दिन इन तीनों के फोन ऑन थे। लोकेशन? वहीं सर, थुराना से स्कूल के सुनसान रास्ते पर, जहां जय कुमार को गोलियों से भून दिया गया। अब इसमें कोई शक नहीं कि इस कत्ल के पीछे ओम प्रकाश लाल का ही हाथ है। वो किसना और मनीष की कोई खबर? नहीं सर, अभी तक कोई खबर नहीं मिली। खबरियों की पेमेंट डबल कर दो सैनी। उन्हें किसी भी हालत में ढूंढ के निकालना है, वरना समझो गए। देख, भैया उन दोनों चूहों का पता चल गया। कहाँ है वो साले? तुराना से 5 किलोमीटर दूर एक टूटा फूटा मकान है और वो जमीन उस मनीष के बाप की, वहीं पर है दोनों। वहीं गाड़ देंगे इस सालों को। मुझसे माफी मंगवाई थी ना उस कमीनों ने। चलो। यार मनीष, बहुत ओलिया इब्निस आ जाता है यार। चल घर वापस चलते हैं। हाँ यार, और हमारे घर वाले भी बहुत परेशान हुए होंगे। लेकिन वो कहीं बीच में साला ओम प्रकाश का बच्चा मिल गया तो पता चला कि हम यहाँ से निकले और साला बीच रास्ते में बैठा हो खूंखार शेर की तरह। साला सरफिरा, खेल में हार गया तो हमारी जान के साथ खेलेगा। साहब जी, खबर पक्की तो नहीं है, पर मैंने सुना है कि मनीष के बापू की कुछ ज़मीन है थुराना गांव से लगकर। वहीं पर एक टूटा फूटा मकान भी है। मुझे लगता है दोनों लड़के वहीं छुपे हुए हो सकते हैं। जितना जल्दी हो सके उस घर का पता लगा। हो जाएगा साहब जी। अब हार जीत का फैसला जिंदगी और मौत का हो गया। मनीष, कोई आ गया इधर। तुम्हारा बाप आ गया सालो। तुम लोग क्या सोच रहे थे कि हम तुम तक पहुंच नहीं पाएंगे? सालो, आज तक कोई मौत को चकमा दे पाया जो तुम दे पाओगे? सालो चूहों। देखिए ओम प्रकाश भाई, आज मैं ओम प्रकाश भाई हो गया। देखिए आप जय को तो पहले ही मार चुके, फिर हम दोनों ने ऐसा क्या किया है कि आप हमें भी हंस दिया था सालों। हमारे ओम भैया पर हंसने की जुर्रत की। पुलिस थाने में माफी मांगनी पड़ी, वो भी साले तुम जैसे 2 टके के लौंडों से। भाई हम माफी मांग लेते हैं आपसे, भाई माफ कर दो। हम पैर पड़ते हैं आपके, माफ कर दीजिए, जान बख्श दीजिए हमारी। मेरे हाथों मरने के लिए ये दोनों अभी बहुत छोटे हैं।
जय कुमार की बात अलग थी। वो साला छाती के ऊपर चढ़ के बैठ गया था। हाँ मास्टर के बच्चे, मैं कभी अपने वादे से मुकरता नहीं, खासकर अगर वादा मैंने खुद अपने आप से किया हो। के पागलपन है ओम प्रकाश, वो अखाड़े की बात को तो यहाँ तक लेकर आया। हाँ, खेल अभी बाकी है मास्टर। मुझसे लड़ने वाला या तो हार कर जी सकता है या तो फिर जी के मर सकता है। तो जीत के सोमवार पकड़ो सालों को। बच्चा जब खेल में हारता है ना तो बाप बोलता कोई बात नहीं, अगली बार और मेहनत करना। लेकिन शायद तेरे बाप ने तुझे हारना नहीं सिखाया होगा और अब ये सीख लेने के लिए तू बच्चा नहीं रहा और ना ही मैं तेरा बाप हूं। अब जिंदगी भर जेल में तो खुद से कुश्ती लड़ेगा, ना जीतेगा ना हारेगा, सिर्फ पछताएगा। अंदर आना से। हरियाणा पुलिस ने ऐन मौके पर पहुंचकर ओम प्रकाश और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। अगर पुलिस चंद सेकंड भी लेट हो जाती तो जय कुमार के साथ साथ उसके दोस्त मनीष और कृष्णा की भी गोली मारकर हत्या कर दी जाती। ओम प्रकाश, उसके साथी और किराए का हत्यारा अब पुलिस कस्टडी में है, लेकिन 25 वर्षीय जय कुमार अब इस दुनिया में नहीं रहा। खेल खेल ना रहा, हार का घाव नासूर बन गया, जिससे बहते नफरत के मवाद में एक मासूम जिंदगी बह गई। दुश्मनी के दंगल में जय कुमार हमेशा के लिए चित हो गया। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग खेल में हारने को बेइज्जती समझते हैं? क्या इस सब के लिए कुछ हद तक खेल जगत में बढ़ती कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट और मीडिया का दबाव भी जिम्मेदार है? अब हमारे देश में क्रिकेट को ही लीजिए, आए दिन मीडिया और इश्तिहारों में चारों तरफ महाभारत, युद्ध, जंग, वॉर जैसे आक्रामक शब्द गूंजते रहते हैं। मार्केटिंग और पब्लिसिटी की आड़ में नफरत का जहर धीरे धीरे खेल प्रेमियों को बांटने लगा है। जब खेल को खेल के मैदान के बाहर धकेला जाता है तो हेल्दी कंपटीशन निजी नफरत बनकर छलकता है। मेहनत के पसीने की बजाय खून की नदियां बहने लगती हैं। इससे बड़ी दस्तक क्या हो सकती है? अच्छा होगा कि खेल को खेल ही रहने दिया जाए, जहां जीत हमेशा स्पोर्ट्समैनशिप की होती है। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।